सविता ने देखा कि राखाल का भाव बदल गया है। बोली, उन पर क्रोध न करो राजू, उनकी बातचीत ऐसी ही होती है। नहीं माँ, एक जानवर पर मैं क्यों क्रोध करने लगा। कहते कहते राखाल नीचे उतर गया। जिस आदमी ने नई माँ का इतना बड़ा कर्ज चुका दिया, उस धर्मप्राण सदाशय व्यक्ति के लिए रमणी बाबू द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग वह क्षमा नहीं कर सका, और नई माँ का उस पर ध्यान न देना उसे और चुभ गया। फिर नई माँ के प्रति ऐसा गंदा परिहास, उसे लगा जैसे नई माँ सचमुच इसी लायक है। ब्रजबिहारी बाबू के घर पर पहुंचने पर देखा कि मकान के दरवाजे पर ताला बंद है और वहां एक सूचना चिपकी है। यह मकान भाड़े पर दिया जाएगा। राखाल ने अपने आप को संभाल कर कहा, रोती क्यों हो, 2 दिनों में ठीक हो जाओगी, और मैं भी तो अभी मरा नहीं हूँ रेणु, चिंता किस बात की है। मकान बिजली के लट्टुओं से सुशोभित था। राखाल को लगा यह तो वह माँ नहीं है जिसे वह इतने दिनों से देख रहा है। रमणी बाबू ने कहा, खूब नखरे करती हो, अब उठो, अच्छी सी साड़ी पहन लो, विमल बाबू मिलने आ रहे हैं। मिलना किस लिए? घर की मालकिन से भेंट करने की भी रीति है क्या? रीति नहीं है, घर की स्त्री होती तो कोई भेंट करना नहीं चाहता, किंतु वे तो सब जानते हैं। शारदा के सामने सविता लज्जा से रमणी बाबू क्रुद्ध होकर बोले, मैं जरूर ले जाऊंगा। विमल बाबू ने खींच कर कहा, कैसे ले जाइएगा, बांधकर? रमणी बाबू ने कहा, जरूरत हुई तो वह भी करूंगा। विमल बाबू बोले, तो फिर कहीं और ले जाइए, मैं इस अपराध का भार न लूंगा। सविता को लगा कि उन्होंने जो सामान्य व्यापारी की धारणा बनाई थी वह सत्य नहीं है। नमस्कार, प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का 3रा भाग। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें। राखाल पैदल ही चल दिया। आज उसे ट्राम की भीड़ में शामिल होना अच्छा नहीं लगा। अपने गुण से वह बहुतेरे प्रतिष्ठित परिवारों का अपना आदमी हो गया था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्त्रियों ने, लड़कियों ने, उनके माता पिताओं ने उसकी प्रशंसा की, किंतु कृतज्ञता का वह पारितोषिक वहीं समाप्त हो गया। आज की तरह किसी ने उससे कभी यह नहीं कहा कि तुम छोड़ दोगे तो मेरे लिए कहीं खड़े होने को स्थान भी नहीं। डेरे पर पहुंचने पर राखाल को 2 पत्र मिले। दोनों में ब्याह की बातें थीं। एक ब्रजबाबू ने लिखा है कि संप्रति रेणु का विवाह स्थगित रहा, नई बहू तक यह समाचार पहुंचा दिया जाए। इस समय व्यस्त होने के कारण वह स्वयं नहीं आ सके। आगामी शनिवार को 3रे पहर आकर सब बातें बताएंगे। दूसरा पत्र जिनके यहाँ वह पढ़ता है उनका है। लिखा है, भतीजे का ब्याह दिल्ली में है, रविवार को बारात जाएगी, किंतु उतनी दूर जाना उनके लिए संभव नहीं, इसलिए राखाल को समधी बनकर जाना होगा। तुरंत बुलवाया है। दूसरे दिन राखाल ने नई माँ को जाकर रेणु के विवाह के स्थगित होने का समाचार सुनाया। फिर शारदा के यहाँ गया। वह लिख रही थी। उसने अपना लिखा दिखाया। राखाल ने कभी सोचा भी न था कि शारदा के अक्षर इतने सुंदर हो सकते हैं। बड़ी प्रशंसा की। कहा, तुम यत्नपूर्वक लिखना पढ़ना सीखो शारदा, इससे तुम्हें जीविका की चिंता न रहेगी, उल्टे तुम ही लोगों को खिला पिला सकोगी। सुनकर शारदा का मुख आनंद से उद्भासित हो उठा। राखाल ने 10 रुपये का नोट जेब से निकाल कर कहा, यह रख लो, मैं एक मित्र के ब्याह में दिल्ली जा रहा हूँ, लौटने में कदाचित 10-12 दिन लग जाएंगे। शारदा ने कहा, मुझे रुपयों की आवश्यकता नहीं देवता, जो आप दे गए थे वही अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। राखाल बोला, फिर भी रख लो, कोई ज़रूरत पड़ गई तो किससे मांगोगी। मेरे लिए चिंता न करना, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं लौट कर आऊँगा। वहाँ से अपने ट्यूशन के स्थान पर ले गया। गृहिणी ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। रविवार को रात की गाड़ी से जाने का तय हुआ। मालकिन ने यह भी कहा कि तुम्हारा कोई मित्र साथ जाना चाहे तो ले जा सकते हो। राखाल ने तारक को ले जाने की बात सोची। शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस जाकर उसने रुपये निकाले। वहाँ से तारक के यहाँ जाने के लिए किराए की गाड़ी तय कर रहा था कि डाकिये ने उसे देखकर उसकी एक चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी तारक की ही थी, वर्धमान से आई थी। एकाएक चले जाने के लिए उसने क्षमा मांगी थी। नई माँ और ब्रज बाबू को प्रणाम लिखा था। दूसरे दिन 3रे पहर राखाल के पास नई माँ आ गई। जब ब्रज बाबू आए तो नई माँ ने पास आकर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और चरण धूली माथे से लगाई। फिर बोली,
तुम शांत आदमी हो, किसी का विरोध करना नहीं जानते। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि ब्याह कैसे बंद करा पाओगे। ब्रजबाबू ने कहा, तुम्हारी लड़की और तुम ही उसके विषय में बोल नहीं सकती, इसीलिए सब भार मेरे ऊपर आ गया। उस दिन मन में आया कि तुम होती तो तुम पर सब भार डालकर मैं किले के मैदान में किसी बेंच पर रात बिता देता, और वे लोग भी समझ जाते कि अत्याचार की भी सीमा होती है। राखाल ने देखा कि काका बाबू बहुत थके हुए हैं। पूछा, सब कुशल तो है काका बाबू? ब्रजबाबू ने कहा, कुशल जरा भी नहीं। नहीं बहू, तुम्हारे रुपए 1 साल पूर्व ही कारोबार से निकालकर बैंक में जमा करा दिए थे। अब सब गया, उन्हीं रुपयों का भरोसा है। सविता चुप रही। ब्रजबाबू ने पूछा, तुमने कुछ कहा नहीं बहू? सविता कुछ देर तक चुप रहकर बोली, रुपये तुम्ही ने दिए थे, तुम्हारे काम में जाना हो तो जाए, किंतु मेरे पास और कुछ भी नहीं। ब्रजबाबू ने चौंक कर कहा, ठीक कहती हो, यह दुस्साहस मैं न करूँगा। तुम्हारे रुपये तुम्हें लौटा दूंगा। एक बार कल आ सकोगी? नहीं बहू बोली, आने को कहोगे तो आ जाऊंगी। ब्रजबाबू ने पूछा, और तुम्हारे गहने? तुम क्या नाराज होकर यह सब कह रहे हो मंझले बाबू? जरा भी नाराज नहीं हूं, सरल चित्त से लौटा देना चाहता हूं। तुम्हारी चीज तुम्हारे ही पास रहे, उसे लादे फिरने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। अच्छा चलता हूं, कल इसी समय आना। मेरे अनुरोध की उपेक्षा न करना नहीं बहू। सविता ने चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। ब्रजबाबू चले गए। दूसरे दिन ब्रजबाबू आए और मुहर बंद टीन का बक्स सामने रखकर बोले, नहीं बहू, इसमें तुम्हारे सब गहने हैं और यह 52,000 का चेक है। कुछ और बातचीत के बाद वे चले गए। जाते समय सविता ने चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया, फिर पूछा, अब कब दर्शन होंगे मंझले बाबू? ब्रजबाबू ने कहा, जिस दिन तुम किसी काम के लिए बुलाओगी। काम तो और कोई नहीं है। तब क्यों? केवल देखने के लिए? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, इसलिए सविता सिर झुकाए बैठी रही। इसी समय बाहर से राखाल की आवाज आई, नहीं माँ, आपका ड्राइवर पूछता है कि अब और कितनी देर है। ब्रजबाबू बोले, देर हो गई नहीं बहू, तुम्हारा गहनों का बक्स राजू गाड़ी तक पहुंचा आवे, मैं तब तक उसका घर देखता रहूंगा। कहकर बक्स उन्होंने राजू के हाथ में दे दिया। सविता राखाल के पीछे पीछे चली गई। राखाल 12 दिन बाद दिल्ली से लौटा। वहां भी उसने पर्याप्त कीर्ति अर्जित की। वर के रूप में उसे कई लड़कियां भी देखने को मिली, स्वस्थ, अस्वस्थता प्राप्त और आडंबर शून्य घरों की लड़कियां। राखाल ने काका बाबू और नई माँ से सलाह लेने के बाद उत्तर देने का वचन दिया। राखाल को अपना निसंग जीवन कभी कभी बहुत चुभता है और कभी मन में आता है कि संसार की प्रचुरता और अभाव के बीच क्या उस पर किसी कुमारी की दृष्टि वरमाला पहनाने के लिए नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसी भावना क्षण भर के लिए ही मन में आती है, तुरंत मोह दूर हो जाता है। फिर वह पहले की ही तरह हंसता बोलता, लड़के पढ़ाता और साहित्य की आलोचना करता है। जैसे दिन बीतते थे वैसे ही बीतने लगते हैं। संसार में किसी का भार ग्रहण करने की शक्ति उसमें नहीं है। स्त्री कन्या की नाना प्रकार की जरूरतों की पूर्ति वह कैसे करेगा? किंतु शारदा ने उसका आश्रय लेते ही आत्मसंशय की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाई और उसने उसे अभय देकर कहा कि मैंने तुम्हारा भार लिया। शारदा उस पर विश्वास करके लौटी है और जीने की इच्छा की है। दूसरे ने उस पर जो विश्वास किया उसने राखाल को अपने ऊपर विश्वास करने की शक्ति दी। प्रवास से लौटने पर उसका यह विश्वास और बढ़ गया कि वह अब अक्षम नहीं, दुर्बल नहीं, वह भी दूसरों की तरह कुछ कर सकता है। इसी जीवंत विश्वास के साथ वह पहले शारदा से मिलने गया। मालूम हुआ वह ऊपर मालकिन के पास है, सबका वहां निमंत्रण है। ऊपर जाकर देखा बड़ी धूमधाम है, लोगों को खिलाने का भारी आयोजन है। उसने रमणी बाबू और सविता को प्रणाम करके पूछा, इतना आयोजन किस लिए है नई माँ? रमणी बाबू ने कहा, इन्होंने आधे मूल्य में एक बड़ी जायदाद ली है, यह उसी की खुशी की दावत है। देश में रहते समय किसी साले को रुपया उधार दिया था, वह डूबा रुपया इतने दिनों बाद मिल गया। 10,000 कम पड़े तो मुझसे कहा। मैंने कहा यह देह मन प्राण सभी तो तुम्हारा ही है। कहकर ही करके हंस पड़े।
इस कुरुचिपूर्ण परिहास पर राखाल ने शर्म से दूसरी ओर मुंह कर लिया। रमणी बाबू के हट जाने पर सविता ने कहा, दिन चढ़ आया, यहीं स्नान करके भोजन कर लो, उस समय तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। राखाल ने कहा, मेहनत करने को तो तैयार हूं, किंतु इस समय तो मैं उस घर जाऊंगा। आऊंगा, पर किस समय आऊंगा कह नहीं सकता। सविता ने देखा कि राखाल का भाव बदल गया है। बोली, उन पर क्रोध न करो राजू, उनकी बातचीत ऐसी ही होती है। नहीं माँ, एक जानवर पर मैं क्यों क्रोध करने लगा। कहते कहते राखाल नीचे उतर गया। जिस आदमी ने नई माँ का इतना बड़ा कर्ज चुका दिया, उस धर्म प्राण सदाशय व्यक्ति के लिए रमणी बाबू द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग वह क्षमा नहीं कर सका, और नई माँ का उस पर ध्यान न देना उसे और चुभ गया। फिर नई माँ के प्रति ऐसा गंदा परिहास। उसे लगा कि नई माँ सचमुच इसी लायक है। ब्रजबिहारी बाबू के घर पहुंचने पर देखा कि मकान के दरवाजे पर ताला बंद है और वहां एक सूचना चिपकी है कि यह मकान भाड़े पर दिया जाएगा। गली के मोड़ पर नवद्वीप मोदी की पुरानी दुकान है। उससे पूछने पर मालूम हुआ कि काका बाबू ने कर्ज चुकाने के लिए घर बेच दिया। बहू जी अपनी कन्या के साथ भाई के घर चली गई और ब्रज बाबू ने रेणु के साथ रहने के लिए भाड़े का एक मकान ले लिया। उसने राखाल को वह मकान भी बता दिया। उस मकान में जाकर कुंडी खटखटाते ही पुरानी दासी फटीक की माँ ने दरवाज़ा खोल दिया और राखाल को देखते ही रो पड़ी। राखाल ने पूछा, काका बाबू कहाँ हैं? दासी बोली, ऊपर रसोई बना रहे हैं। राखाल, महाराज नहीं है? दासी ने कहा, नहीं। और नौकर? मधुआ दवा लेने गया है, बिटिया को बुखार आता है, डॉक्टर आकर देख जाता है। 4 दिन हुए इस मकान में आए, तभी से बुखार में पड़ी है। राखाल ने देखा टूटा फूटा मकान है, आंगन में सीलन है। ऊपर जाकर देखा कि बारामदे के एक छोर पर लोहे की अंगीठी जलाए हुए ब्रजबाबू पसीना पसीना हो रहे हैं। साबूदाना तैयार है, रसोई भी हो चली है, किंतु हाथ जल गया है, तरकारी जल गई है, भात जल गया है और उसके जलने की गंध आ रही है। राखाल ने कहा, जरा आप उठिए तो काका बाबू, आप गोविंद जी की सेवा पूजा में जाइए, तब तक मैं फिर से भात चढ़ा देता हूँ। रेणु कहाँ है? कहकर उसने बगल के कमरे में जाकर देखा कि रेणु नीचे बिछौने पर पड़ी है। राजू दादा को देखते ही उसकी आंखें छलछला आई। राखाल ने अपने आप को संभाल कर कहा, रोती क्यों हो? 2 दिनों में ठीक हो जाओगी, और मैं भी तो अभी मरा नहीं हूँ रेणु, चिंता किस बात की है? उठो, मुंह हाथ धोकर धोती बदल चुकी हो। रेणु के सिर हिलाकर हाँ करते ही राखाल ने चिल्लाकर कहा, फटिक की माँ, बिटिया रानी को साबूदाना दे जाओ। उसके आने पर थोड़ा चावल फटकने और कुछ और तैयारी की बात कहकर वह स्नानागार में नीचे चला गया। स्नानागार में फर्श पर पड़कर राखाल रोने लगा। फिर जल्दी जल्दी नहाकर रसोई में गया। थोड़ी देर में ही रसोई तैयार हो गई। पूजा समाप्त होने पर सबने खाया पिया। 3 बज गए। रेणु ने कहा, दादा तुम्हारी जो बहू होगी वह भाग्यवती होगी। तुमने रसोई बनाने में हम लोगों को भी हरा दिया। बाबूजी से कहकर इस बार मैं निश्चय ही तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। अच्छा कर देना, पहले अच्छी तो हो लो। पर तुम्हारा बुखार क्यों नहीं जाता? डॉक्टर ने क्या कहा? फटिक की माँ बोल पड़ी, डॉक्टर तो परसों आए थे, वही दवा चल रही है। राखाल को समझते देर न लगी कि पिता की आर्थिक दुर्दशा ही इसका कारण है। बोला, अच्छा बहन, अब जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। फटिक की माँ, इसे कुछ दे देना। फिर विनोद डॉक्टर के यहाँ जाकर पूछा, रेणु का ज्वर अभी तक उतरा क्यों नहीं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, उतर तो जाना चाहिए, मैं कल सुबह देख कर आऊँगा। तुम आ गए हो, अब कोई चिंता की बात नहीं रही। अपने डेरे पर जाकर राखाल लेट गया। उसका मन टूट गया है। अपनी इधर की निरंतर व्यवस्था से उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ब्रज बाबू की दुर्दशा कितनी गहरी है। राखाल नई माँ के घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। मकान बिजली के लड्डुओं से सुशोभित था। सामने कितनी ही मोटरें खड़ी थी। 2 मंजिले से वाद्य ध्वनि आ रही थी। घर की व्यस्त स्वामिनी ने राखाल से पूछा, इतनी देर बाद हमारा ख्याल आया भैया? राखाल को लगा कि यह वो माँ नहीं है
जिसे वह कई दिनों से देखता आ रहा है। श्रृंगार सज्जा ने उन्हें 10 वर्ष पीछे ढकेलकर जवान बना दिया है। राखाल ने कहा, काम से छुट्टी नहीं मिली माँ, फिर मेरे ना आने से कुछ हानि तो नहीं हुई? माँ ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु पहले ही ऐसा कह जाते तो अच्छा होता। फिर किसी के बुलाने पर सविता चली गई। लौटने पर देखा कि राखाल वैसे ही खड़ा है। बड़ी मुश्किल से संकोच हटाकर राखाल बोला, माँ, मुझे आज कुछ रुपए चाहिए। सविता ने कहा, रुपये तो नहीं है राजू, जो थे जायदाद खरीदने में खर्च हो गए। क्या कुछ भी नहीं है माँ? न होने जैसा ही है, पर इस समय तो उन्हें ढूंढने का अवसर भी नहीं है। शारदा उधर से जा रही थी, सुनकर बोली, मेरे पास 10 हैं, ला दूं? मीनू की नानी चीज बंधक रखकर रुपये देती है। राखाल ने कहा, मुझे ले चलो। शारदा जब लौटकर नई माँ के आदेश से उनके लिए पान बनाने लगी तो सविता ने कहा, राजू आज नाराज होकर चला गया, तुमने रुपये दिए? नहीं माँ, मुझसे नहीं लिए। अपनी कीमती हाथ घड़ी रखकर मीनू की नानी से 100 रुपये लिए हैं। कहते हैं कोई लड़की बहुत बीमार है, उसी के इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत है। कह रहे थे इस लड़की के बाप ने मुझे बचपन में पाला है। सविता ने आश्चर्यपूर्वक कहा, राजू को किसने पाला है मैं जानती हूँ। उनकी लड़की के इलाज के लिए किसी दूसरे की घड़ी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं हो सकती। शारदा बोली, उनकी बात बनावटी नहीं हो सकती माँ, क्योंकि कहते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे कह रहे थे उन लोगों के पास बहुत जायदाद थी, व्यवसाय खराब हो गया और देना चुकाने में घर तक बिक गया। दिल्ली जाने के पहले ऐसा नहीं था। आज जाकर देखा तो लड़की बीमार, पास में सेवा करने वाला कोई नहीं। रसोई में बूढ़े बाप का हाथ जल गया है, तरकारी जल गई है, भात लग गया है। उन्हें फिर ये सब बनाना पड़ा। तब सबका खाना पीना हुआ, इसी से यहाँ आने में इतनी देर हुई। लड़की की माँ नहीं है, मुझसे चलकर सहायता करने को कह रहे थे। सविता का पान वैसे का वैसा हाथ में ही रह गया। वो उठकर चली गई। 5-7 मिनट बाद लौटी। शरीर पर वे कीमती कपड़े नहीं, गहने नहीं, मुँह मलिन। बोली, शारदा, तुझे मेरे साथ जरा बाहर चलना होगा, राजू के डेरे पर। इतनी रात को माँ? मैं कहती हूँ ना, वे नाराज़ होकर नहीं गए हैं। फिर बहुत से लोग भी आए हुए हैं, खोज होगी माँ। किसी को पता न लगेगा शारदा, हम जाकर जल्दी लौट आएंगे। राखाल के घर जाकर देखा ताला बंद है। वहाँ से बहू बाजार के एक बड़े मकान के सामने जाकर गाड़ी से उतरी। देखा वहाँ भी ताला लगा है और उस पर एक नोटिस लिखा है, घर भाड़े के लिए खाली है। सविता गाड़ी के कोने में पत्थर की तरह बैठ गई। शारदा ने समझा सचमुच कोई भयानक घटना हो गई है। पूछा, यही मकान बिक गया है माँ? सविता ने कहा, हाँ। शारदा बोली, उन लोगों का पता लगाना चाहिए। कल राखाल बाबू मुझे लेने आवेंगे। किंतु वह ना आया तो हो सकता है कि मेरे घर में पैर न रखे। शारदा चुप हो रही, किंतु उसको संदेह हुआ कि इसके भीतर कोई निष्ठुर रहस्य है। यह बात तो सभी जान गए थे कि सविता रमणी बाबू की पत्नी नहीं है। वह किसी बड़े घर की बेटी, किसी बड़े घर की बहू है। आचरण में बड़ी, हृदय में बड़ी, दया दाक्षिण्य एवं सौजन्य में और भी बड़ी। इसी से लोग उससे श्रद्धा करते थे। लेकिन उसका दुर्भाग्य, यह कोई उल्लास का विषय नहीं था। यह था परिताप और गहरी लज्जा का विषय। जो ही गली के मोड़ पर घूमी, सड़क की रोशनी सविता के चेहरे पर पड़ी। शारदा ने देखा जैसे देह में प्राण नहीं है, हाथ ठंडे। उसने भयवश हिलाकर पूछा, माँ? सविता ने कहा, क्या है बेटी? फिर गहरी चुप्पी। अंधेरे में भी शारदा को जान पड़ा कि आंसू गिर रहे हैं। हाथ लगाकर देखा कि सचमुच आंसू ही हैं। आंचल से पोंछकर कहा, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा अपना संसार में कोई नहीं, मुझे जो कहेंगी वही करूँगी। सविता ने उसे खींचकर छाती से लगा लिया। टप टप आंसू शारदा के सिर पर गिरने लगे। इसी तरह दोनों लौट आई। उस समय भी गाना चल रहा था, किसी को मालूम न पड़ा। सविता लेट गई। शारदा उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। खान पान समाप्त हुआ। मेहमान धीरे धीरे चले गए।
पैर पटकते रमणी बाबू ने आकर कहा। खूब नखरे करती हो, अब उठो, अच्छी सी साड़ी पहन लो, विमल बाबू मिलने आ रहे हैं। मिलना किस लिए? घर की मालकिन से भेंट करने की भी रीति है क्या? रीति नहीं है, घर की स्त्री होती तो कोई भेंट करना ही नहीं चाहता, किंतु वे सब तो जानते हैं। शारदा के सामने सविता लज्जा से गड़ गई, फिर भी कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे जाकर कह दो भेंट ना होगी। इतना सुनना था कि रमणी बाबू पागल से चिल्लाकर बोल उठे, जरूर होगी, वह करोड़पति आदमी है। इसी समय द्वार के बाहर जूतों की आवाज सुनकर सविता आंचल खींचकर पलंग पर बैठ गई। विमल बाबू ने कमरे में प्रवेश कर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने सुना आप सहसा अस्वस्थ हो गई हैं, किंतु मुझे कल ही कानपुर जाना है, कदाचित लौटना न हो, उधर से ही बंबई होकर सिंगापुर चला जाऊंगा, इसलिए सोचा कि एक बार मिलकर व्यक्त करता जाऊं कि आपके आतिथ्य से बड़ी तृप्ति हुई। सविता धीरे से बोली, मेरा सौभाग्य। रमणी बाबू प्रायः अस्वस्थ रहते हैं, आपका भी शरीर अच्छा नहीं रहता, या आपके 1 साल पूर्व के फोटो देखकर ही कहा जा सकता है। चलिए, आप लोग भी एक बार सिंगापुर चलिए, समुद्री हवा में स्वास्थ्य सुधर जाएगा। रमणी बाबू तो राजी हो गए हैं, केवल आपकी सहमति चाहिए। रमणी बाबू बोले, मैं तो वायदा कर चुका हूं कि अगले सप्ताह हम रवाना हो जाएंगे। विमल बाबू ने कहा, ऐसा हो तो हम शायद एक ही जहाज से चल सकेंगे। फिर सविता की ओर देखकर बोले, अनुमति हो तो तैयारी करूं, ऑफिस को तार दे दूं? सविता ने कहा, नहीं, इस समय मैं कहीं न जा सकूंगी। सुनकर रमणी बाबू गर्म हो गए, बोले, 2-1 दिन में लिखा पढ़ी हो जाएगी, फिर जाने में बाधा क्या है? मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, मेरी देखरेख कौन करेगा? विमल बाबू, आप तार दे दीजिए। विमल बाबू ने सविता की ओर देखकर पूछा, क्यों, तार कर दूं? सविता ने सिर उठाकर देखा, दोनों की आंखें चार हुई, लजाकर नीची नजर करके कहा, नहीं, मैं कहीं ना जा सकूंगी। रमणी बाबू क्रुद्ध होकर बोले, मैं जरूर ले जाऊंगा। विमल बाबू ने खींच कर कहा, कैसे ले जाइएगा, बांधकर? रमणी बाबू ने कहा, जरूरत हो तो वह भी करूंगा। विमल बाबू बोले, तो फिर कहीं और ले जाइए, ऐसे अन्याय का भार मैं न लूंगा। फिर सविता से बोले, आप आराम कीजिए, मैं हर मास जवाबी तार से प्रार्थना किया करूंगा, देखें आप कब तक अस्वीकार करती हैं। अच्छा, नमस्कार रमणी बाबू, कहकर चले गए। सविता को लगा कि उन्हें सामान्य व्यापारी समझ जो धारणा बनाई थी वह सत्य नहीं थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।